आज हम एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम ही मतलब उसकी पहचान है विजयनगर यानी जीत का शहर। बिल्कुल। ये 14वीं सदी में बसाया गया एक शहर भी था और एक विशाल साम्राज्य भी। हाँ, जो उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के लगभग दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ था। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक उलझी हुई बात जुड़ी है। 1565 में इस शानदार शहर को ऐसा लूटा गया कि ये पूरी तरह उजड़ गया, वीरान हो गया। पूरी तरह से। लेकिन फिर भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहा, हम्पी के नाम से, जो वहां की स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा। हाँ, तो आज का हमारा मिशन है पुरातात्विक खोजों, इमारतों, शिलालेखों और खास तौर पर उन विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांतों को खंगालना और ये समझना कि ये साम्राज्य असल में था क्या। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो वाकई कमाल के हैं। हमारी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा कर्नल कॉलिन मैकेंजी के काम पर आधारित होगा। अच्छा, ये कौन थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक इंजीनियर थे और उन्होंने ही 1800 में हम्पी के इन खंडरों को दुनिया की नजरों में वापस लाया। मतलब एक तरह से उन्होंने इसे फिर से खोजा। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों की यादें हैं, 1856 के बाद खींची गई तस्वीरें हैं और तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखा गया ढेर सारा साहित्य है। लेकिन वो विदेशी यात्रियों वाली बात बहुत दिलचस्प है। हाँ, वही चीज विजयनगर की कहानी को सबसे अलग बनाती है। 15वीं-16वीं सदी में इटली से निकोलो डी कॉन्टी, फारस के राजदूत अब्दुल रज्जाक और पुर्तगाल से डोमिंगो पेस जैसे कई लोग यहाँ आए। और उन्होंने जो देखा वो लिखा और बड़ी बारीकी से लिखा। उनके नजरिए से हमें सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि उस दौर के बाजारों, त्योहारों और लोगों की एक जीती जागती तस्वीर मिलती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से साम्राज्य की हुई इसकी नींव। बिल्कुल। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। हाँ, संगम वंश की नींव रखी उन्होंने। हाँ, ज़ाहिर है उस दौर में उनके सामने चुनौती देने वाले कम नहीं थे। दक्कन के सुल्तान थे, उड़ीसा के गजपति शासक थे और इन सभी के बीच होड़ लगी रहती थी। हाँ, खासतौर पर उपजाऊ नदी घाटियों और विदेशी व्यापार से होने वाले फायदों पर कब्जे के लिए। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है, उपाधियों की। उपाधियों की, बिल्कुल। उड़ीसा के शासक खुद को गजपति यानी हाथियों का स्वामी कहते थे, दक्कन के सुल्तान अश्वपति मतलब घोड़ों का स्वामी, लेकिन विजयनगर के राजाओं ने खुद को नरपति कहा यानी मनुष्यों का स्वामी। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, है ना? नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का तरीका था। वो कह रहे थे कि आपके पास जानवर हो सकते हैं लेकिन हमारे पास लोग हैं, निष्ठा है, एक पूरी सभ्यता है। ये दिखाता है कि वो अपनी असली ताकत किसे मानते थे। पहले संगम वंश आया जो 1485 तक रहा, फिर सालूम वंश 1503 तक और उसके बाद आया तुलु वंश। और तुलु वंश में ही वो सबसे महान शासक हुए। हाँ, इसी वंश के थे विजयनगर के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय, जिनका राज 1509 से 1529 तक रहा। तो कृष्णदेव राय का दौर ही साम्राज्य का शिखर था। बिल्कुल, उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को मजबूत किया बल्कि उसका बहुत विस्तार भी किया। 1512 में उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के बेहद उपजाऊ इलाके रायचूर दोआब पर कब्जा किया। अच्छा। फिर 1514 में उड़ीसा के शासकों को हराया और 1520 में बीजापुर के सुल्तान पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। और इन सब में घोड़ों की क्या भूमिका थी? बहुत बड़ी। उस जमाने में किसी भी जंग का नतीजा अच्छी घुड़सवार सेना पर टिका होता था और बेहतरीन घोड़े अरब और मध्य एशिया से आते थे। कृष्णदेव राय इस व्यापार की अहमियत को बखूबी समझते थे। उन्होंने इस बारे में कुछ लिखा भी है ना? कि घोड़े, हाथी और कीमती सामान बिना किसी रुकावट के देश में आ सकें। तो कृष्णदेव राय का दौर तो वाकई एक स्वर्ण युग लगता है। लेकिन इतनी मजबूत नींव के बाद साम्राज्य इतनी जल्दी बिखर कैसे गया? मतलब क्या ये सिर्फ उनके उत्तराधिकारियों की नाकामी थी? ये एक बड़ा सवाल है। या कृष्णदेव राय की अपनी नीतियों में ही कुछ ऐसे बीज थे जिनसे आगे चलकर टकराव पैदा हुआ? उनकी 1529 में मौत के बाद साम्राज्य में तनाव साफ दिखने लगा। हाँ, उनके उत्तराधिकारियों को अपने ही विद्रोही नायकों यानी मिलिट्री चीफ्स से चुनौती मिलने लगी। और फिर वो घड़ी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1565 में राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई, जिसे तालीकोटा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, असल में राय और सुल्तानों के रिश्ते हमेशा से सिर्फ दुश्मनी वाले नहीं थे। कृष्णदेव राय ने खुद कुछ सल्तनतों में गद्दी के दावेदारों का साथ दिया था और यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि भी ली थी। अच्छा।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था यवन यानी मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक। लेकिन उनके बाद जो मुख्यमंत्री बने राम राय, उनकी नीतियां बहुत आक्रामक थीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सुल्तान को दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की सल्तनतें, जो आपस में लड़ती रहती थीं, वो राम राय के खिलाफ एकजुट हो गईं। और तालीकोटा की लड़ाई हुई। हाँ, उस लड़ाई में विजयनगर की सेना को कुचल दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। विजेता सेनाओं ने विजयनगर शहर में घुसकर कई महीनों तक लूटपाट की उसे जलाया, तोड़ा। और ऐसा उजाड़ा कि वो फिर कभी बस नहीं सका। साम्राज्य का केंद्र तो पूर्व की ओर पेनुकोंडा और फिर चंद्रगिरी चला गया, पर विजयनगर की जो आत्मा थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतना बड़ा साम्राज्य एक लड़ाई से तबाह हो गया। इस साम्राज्य को चलाने का तरीका क्या था? हमने नायक शब्द सुना, ये कौन थे? साम्राज्य को चलाने के लिए अमर नायक प्रणाली बनाई गई थी, जो शासन करने का एक बिल्कुल नया और चालाक तरीका था। नया कैसे? क्या ये उन्होंने खुद इजाद किया था? दिलचस्प बात यह है कि यह सिस्टम एकदम नया नहीं था। ऐसा लगता है कि इसकी कई खूबियां दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से ली गई थी। मतलब वो अपने दुश्मनों के प्रशासनिक तरीकों को अपना रहे थे? हाँ बिल्कुल। इक्ता में भी सुल्तान अपने कमांडरों को जमीन का एक टुकड़ा देते थे, जहां से वो टैक्स वसूलते थे और सेना रखते थे। तो विजयनगर के शासक अपने दुश्मनों से सिर्फ लड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि उनके सफल तरीकों को सीखकर अपना भी रहे थे। ये तो उस दौर के राजनीतिक लचीलेपन का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। ये अमर नायक असल में मिलिट्री कमांडर होते थे, जिन्हें राजा की तरफ से राज करने के लिए इलाके दिए जाते थे। वो किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से टैक्स वसूलते थे। और बदले में इसका एक हिस्सा वो अपने निजी खर्च और अपनी सेना के रखरखाव और अपने घोड़े और हाथी भी शामिल होते थे। बदले में वो राजा को सालाना एक बड़ी रकम देते थे और अपनी वफादारी दिखाने के लिए कीमती तोहफों के साथ शाही दरबार में हाजिर होते थे। लेकिन यही सिस्टम बाद में कमजोरी भी बना, है ना? हाँ, 17वीं सदी आते आते इनमें से कई ताकतवर नायकों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए, जिससे साम्राज्य का ढांचा पूरी तरह बिखर गया। तो ये तो हुई साम्राज्य को चलाने की व्यवस्था, वो राजनीतिक ढांचा जो अदृश्य था। लेकिन इस ढांचे का सबसे बड़ा और ठोस सबूत था खुद विजयनगर शहर। हाँ, शहर अपने आप में एक अजूबा था। वो शहर कैसा था जिसे चलाने के लिए इतने बड़े सिस्टम की जरूरत पड़ी? उसकी सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी लोकेशन। बिल्कुल। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे एक कुदरती बेसिन में बसा था, जिसके चारों तरफ ग्रेनाइट की शानदार पहाड़ियां थीं। जैसे कुदरत ने खुद उसे बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर दी हों। तो यहाँ पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ी चुनौती भी थी और सबसे बड़ी कामयाबी भी। उन्होंने ये कैसे किया? यहाँ के इंजीनियरों ने नदी नालों पर बांध बनाकर बड़े बड़े तालाब और जलाशय बनवाए। इनमें से एक 15वीं सदी में बना कमलपुरम तालाब आज भी मौजूद है। अच्छा। इसका पानी न सिर्फ आसपास के खेतों को सींचता था, बल्कि एक नहर के जरिए राजकीय केंद्र यानी रॉयल सेंटर तक भी पहुंचाया जाता था। और वो हिरिया नहर? हाँ, एक और मिसाल है हिरिया नहर। वो तुंगभद्रा नदी पर बने एक बांध से पानी लेती थी और पवित्र केंद्र और शहरी केंद्र के बीच की घाटी को हरा भरा रखती थी। ये उस दौर की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। और शहर की किलेबंदी, ये तो दिमाग चकरा देने वाली है। फारस से आए राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा है कि उसने शहर के चारों ओर किलेबंदी की 7 परतें देखीं। हाँ, और इसकी सबसे अनोखी बात ये थी कि इन दीवारों के घेरे में सिर्फ शहर की इमारतें और महल नहीं थे। तो फिर क्या था? खेत, बागीचे और जंगल भी शामिल थे। ये एक बेहद महंगी और सोची समझी रणनीति थी। किस लिए? इसका मकसद ये था कि जब दुश्मन शहर को घेर ले, जो उस जमाने में महीनों या सालों तक चलता था, तो शहर के अंदर खाने पीने की कोई कमी ना हो। वाह! मतलब सेना बाहर लड़ती रहे और लोग अंदर सुरक्षित रहकर अनाज उगाते रहे। बिल्कुल। और दीवारों को बनाने का तरीका भी खास था। पत्थर के फन्नी जैसे टुकड़ों को इस तरह तराशा जाता था कि वो एक दूसरे में फंस जाते थे। उन्हें जोड़ने के लिए किसी चूने या सीमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ये किलेबंदी तो हैरान करने वाली है। चलिए इन दीवारों के पार चलते हैं, उस जगह जहां से ये सब नियंत्रित होता था, राजकीय केंद्र। हाँ, रॉयल सेंटर। राजकीय केंद्र में घुसते ही जो इमारत सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है महानवमी डिब्बा। एक विशाल मंच। हाँ, एक बहुत बड़ा और ऊंचा मंच। इसका बेस ही करीब 11,000 वर्ग फुट का है और ये 40 फुट की ऊंचाई तक जाता है। माना जाता है कि इसके ऊपर लकड़ी का कोई शानदार मंडप रहा होगा।
और इस मंच के बेस पे पत्थर की जो नक्काशी है वो कमाल की है। उस पर शिकार के सीन, नाच गाने और लड़ाई के दृश्य बने हुए हैं जो उस दौर की जिंदगी की झलक देते हैं। इस मंच का नाम महानवमी के त्योहार से जुड़ा है, जिसे आज हम दशहरा या नवरात्रि कहते हैं। तो क्या होता था इस त्योहार पर? ये 9 दिन विजयनगर में साल का सबसे बड़ा उत्सव होते थे। इस मौके पर राजा अपनी ताकत, अपनी दौलत और अपनी पहुंच का प्रदर्शन करता था। पूजा पाठ होता था, जानवरों की बलि दी जाती थी, कुश्ती के दंगल होते थे और घोड़ों, हाथियों और सैनिकों की शानदार परेड निकलती थी। मतलब ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। बिल्कुल। साम्राज्य के कोने कोने से नायक राजा के लिए कीमती तोहफे और अपना सालाना टैक्स लेकर आते थे। ये असल में शक्ति प्रदर्शन का एक भव्य आयोजन था। राजकीय केंद्र में एक और बहुत खूबसूरत इमारत है, लोटस महल। ये नाम तो इससे बाद में अंग्रेज यात्रियों ने दिया होगा। हाँ बिल्कुल, इसकी बनावट वाकई खिलते हुए कमल जैसी लगती है। ये था क्या? शायद ये एक तरह का काउंसिल हॉल था, जहां राजा अपने सबसे खास सलाहकारों के साथ बैठकें किया करता था। इसकी मेहराबों में हमें इंडो इस्लामिक वास्तुकला का असर साफ दिखाई देता है। अच्छा, तो राजकीय केंद्र के बाद आता है पवित्र केंद्र। हाँ, सेक्रेड सेंटर, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों के बीच बसा है। ऐसा लगता है कि विजयनगर को इसी जगह पर बसाने का फैसला धार्मिक कारणों से लिया गया था। क्या कारण थे? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इन्हीं पहाड़ियों पर रामायण के वानर राज्य के राजा वाली और सुग्रीव रहते थे, और यहीं पर स्थानीय देवी पंपा देवी ने भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष से शादी करने के लिए तपस्या की थी। और विरूपाक्षी विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता थे। बिल्कुल। विजयनगर के राजा ये दावा करते थे कि वो भगवान विरूपाक्ष की तरफ से राज कर रहे हैं। उनके सभी शाही फरमानों पर कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा होता था। ये दिखाता है कि यहाँ धर्म और राज एक दूसरे में कितने गहरे गूंथे हुए थे। हाँ, इस इलाके के मंदिरों में हजार राम मंदिर बहुत खास है। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ राजा और उनका परिवार ही करता था। इसके अंदर की दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी पत्थर पर उकेरी गई है। और इसी दौर में मंदिर बनाने का स्टाइल भी बदला। एक नई चीज आई, राय गोपुरम। बिल्कुल, ये मंदिरों के विशाल ऊंचे गेटवे होते थे। और इनकी खास बात? मजे की बात यह है कि ये गोपुरम अक्सर मंदिर के मुख्य शिखर से भी ऊंचे होते थे। यह एक तरह का पावर स्टेटमेंट था। राजा जैसे कह रहे हो, भगवान तो अंदर हैं, लेकिन इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता मेरी ताकत और दौलत से होकर गुजरता है। मतलब दूर से ही ये गोपुरम जना देते थे कि यहाँ किसी शक्तिशाली राजा का बनाया हुआ मंदिर है। सही कहा। धर्म के केंद्र पर शाही मोहर लगाने का ये एक शानदार तरीका था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो विजयनगर सिर्फ एक शहर या साम्राज्य नहीं था। ये जल प्रबंधन, सैन्य रणनीति और वास्तुकला में मतलब उस दौर से कहीं आगे की सोच का केंद्र था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां अलग अलग संस्कृतियां, जैसे कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला, यहाँ की परंपराओं के साथ मिली और उन्होंने एक नई और अनूठी पहचान बनाई। एक ऐसा ताना बाना था जो बेहद जटिल और शानदार था। और यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ना जरूरी है। स्रोत हमें बताते हैं कि विजयनगर शहर के उजड़ने के बाद भी नायकों ने, हाँ, जो कभी साम्राज्य के अधीन थे, उन्होंने अपने इलाकों में महल और मंदिर बनाने की विजयनगर शैली को जारी रखा। बिल्कुल। इससे एक दिलचस्प सवाल उठता है। एक साम्राज्य का भौतिक रूप से विनाश हो जाने के बाद उसकी विरासत वास्तव में कैसे जीवित रहती है? क्या वास्तुकला और सांस्कृतिक परंपराएं एक सैन्य हार की तुलना में ज्यादा स्थायी प्रभाव छोड़ सकती हैं, जैसा कि हमें विजयनगर के बाद बने नायक राज्यों में देखने को मिलता है?